हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। काफ़ी बच्चे मुझसे पूछते हैं कि मैंने मर्चेंट नेवी क्यों छोड़ी। और उन लोगों के मन में डाउट रहता है कि क्या मर्चेंट नेवी एक खराब प्रोफेशन है। तो चलिए इस वीडियो में आप लोगों के डाउट क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम सुमित शिवरान है और मैं 2007 में 12th पास आउट था। फिर 2007 से लेकर 2008 तक 1 साल का मैंने 1 ईयर डेक कैडेट कृषि कोर्स किया, जिसको बोलते हैं डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस। ये मैंने ARI दिल्ली से किया था, अप्लाइड रिसर्च इंटरनेशनल दिल्ली से। उसके बाद 2008 में मेरी कैडेटशिप स्टार्ट हो गई शिप पे, और 2010 में 10 के आई थिंक जुलाई में मेरी कैडेटशिप कंप्लीट हो गई। उसके बाद मैंने फाउंडेशन कोर्सेज किए, रिटर्न एग्जाम्स दिए, ओरल्स दिए, और फिर COC मुझे मिल गई सेकंड मेट की 2011 में। फिर 2011 में मैंने एज ए थर्ड मेट सेल करना स्टार्ट किया, और 2015 में मैंने मर्चेंट नेवी छोड़ दी थी। बीच में 2013 में मेरा प्रमोशन हो गया था सेकंड ऑफिसर में। तो मैंने करीब 3 कॉन्ट्रैक्ट मारे थे थर्ड ऑफिसर में, और उसके बाद 2 कॉन्ट्रैक्ट्स मारे सेकंड ऑफिसर में, और उसके बाद 2015 में मैंने मर्चेंट नेवी छोड़ दी। तो अब काफी बच्चों का ये सवाल आता है कि एक अच्छी पोजीशन में होकर एक सेकंड ऑफिसर, जहाँ पे अपने आप में ही जो सैलरी जो है वो 2.5 लाख के आसपास थी, तो क्यों इतनी बड़ी सैलरी को छोड़ दिया मैंने। तो इसको आप एक एग्जाम्पल के थ्रू समझो कि जैसे मान लो आज मेरे पास कोई गाड़ी है i20, और उसको मैं कुछ सालों के बाद मैं बेच के मैं एक स्विफ्ट डिजायर खरीद लेता हूँ, या फिर आज स्विफ्ट डिजायर है मैं कुछ टाइम के बाद i20 ले लेता हूँ। या ऐसे मान लो कि आज मेरे पास स्प्लेंडर है, मैं कुछ टाइम के बाद बुलेट ले लूँ। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जो मैं गाड़ी मेरे पास पहले थी वो खराब है क्योंकि मैंने उसके कुछ टाइम बाद दूसरी गाड़ी ले ली? नहीं, ऐसा नहीं होता। ये होता है अपने प्रायोरिटीज के ऊपर। ये फिर आप ये बोल सकते हो कि अपने आप को हमें ऐसा लगता है कि इम्प्रोवाइजेशन कर रहे हैं। तो मर्चेंट नेवी जब हम ज्वाइन करते हैं, जब मैंने ज्वाइन की थी, एट दैट टाइम माई एज वॉज 17 ईयर्स। तो एक 17 साल का बच्चा जो 12th पास आउट होता ही है, उसकी प्रायोरिटी क्या होती है? बहुत सारा पैसा कमाए, देश विदेश घूमने को मिले, और सब कुछ फटाफट हो जाए। तो मर्चेंट नेवी एक ऐसा प्रोफेशन है जो ये तीनों चीज देती है। आपको बहुत सारा पैसा देती है, आपको बहुत देश विदेश में ट्रैवल करने का मौका मिलता है, और ये सब कुछ जो है वो बहुत जल्दी हो जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जब मैं थर्ड ऑफिसर बन गया था, जब मेरी अपने आप में सैलरी लाखों में थी, उस टाइम पे मेरी एज कितनी रही होगी? 2011, यानी कि 21 ईयर्स। एक 21 साल का बच्चा जो कि ग्रेजुएशन ही कंप्लीट कर पाता है, वहां पे मैं मर्चेंट नेवी में अच्छे खासे पैसे कमा रहा था। तो एक 17 साल के बच्चे को यही सब चीजें चाहिए होती हैं। और जब मैंने मर्चेंट नेवी छोड़ी 2015 में, दैट टाइम माई एज वाज 25। अब एक 25 साल के बच्चे और एक 17 साल के बच्चे की जो प्रायोरिटीज में काफी कुछ चेंजेस आ जाते हैं। तो 17 साल का बच्चा शादी वादी के बारे में, फैमिली के बारे में इतना नहीं सोचता, वो अपने करियर बनाने के बारे में सोचता है। जब एक 25 साल का बच्चा होता है तो फिर वो थोड़ा ऐसा सोचता है कि मेरे पास एक ऐसी जॉब हो जो थोड़ी सी मोर स्टेबल हो, और मोर फैमिली के या फ्रेंड्स के या सोसाइटी के मैं ज़्यादा पास रह सकूँ। सो 25 का जब मैं था, तब मुझे लगा कि अब शायद कोई एक गवर्नमेंट जॉब होती तो और अच्छा था। और मैंने कुछ SSC CGL के बारे में मुझे उस टाइम पे पता चला। कुछ मैंने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स देखे, जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो काफ़ी अच्छा लगा मुझे, कस्टम्स डिपार्टमेंट था, आपके GST डिपार्टमेंट जो भी है, पहले एक्साइज बोलते थे जिसको। तो तब मेरे मन में आया कि यार इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर अगर लग जाते हैं अपन, मतलब अपने ही देश में कहीं पे किसी अच्छे ऐसे गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में, तो मतलब अच्छा लगेगा, बहुत बढ़िया होगा। तो फिर मैं निकल गया वहाँ से। 2015 में मैंने SSC CGL का एग्जाम दिया, और फर्स्ट टाइम में मेरा सिलेक्शन हो गया। रैंक इतनी अच्छी थी नहीं, तो मुझे मुंबई पोस्टिंग मिली थी कस्टम्स में। तब भी मैं घर से काफ़ी दूर था। उसके बाद मैंने दोबारा फिर ट्राई किया, फिर मुझे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मिला, और राजस्थान में मुझे पोस्टिंग मिल गई। फिर उसके बाद मैं GST इंस्पेक्टर में भी सिलेक्ट हुआ, जिसके भी ज्वाइनिंग आनी बाकी है। तो अपने आप में कहीं ना कहीं मेरा एक छोटा सा सपना था कि अपन भी इंस्पेक्टर बने, और मतलब एक गवर्नमेंट जॉब हो, स्टेबल जॉब हो, पैसा थोड़ा कम भी हो तो भी चलेगा। तो एक 25-26 साल का बच्चा यही सोचता है कि चाहे एक मिडिल क्लास टिपिकल लाइफ मिल जाए, लेकिन मैं अपने आगे की जिंदगी जो है वो बढ़िया सी, मतलब स्टेबिलिटी के साथ बिताऊं, अपने बीवी बच्चों के साथ रहूं, अपनी फैमिली के साथ रहूं। मर्चेंट नेवी के अंदर क्या है, पैसा तो बहुत है नो डाउट, लेकिन आपको काफी कुछ जो है कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। बहुत सी चीजें आपके लाइफ में है ना, इसमें मिस हो जाती हैं। तो काफ़ी काफ़ी टाइम तक जब आप पानी में सेल कर रहे होते हो, शिप पे रहते हो, तो आप फैमिली से थोड़ा कट ऑफ हो जाते हो। ठीक है, वो सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन उस चीज़ का पैसा भी आपको इतना मिल रहा होता है। तो ऐसा नहीं है कि प्रोफेशन खराब है, इट्स ऑल अबाउट इंटरेस्ट। आप प्रायोरिटीज होती हैं। कोई सोचता है कि नहीं, थोड़ा कम पैसा कमा लेंगे लेकिन घर के पास रहें। कोई सोचता है नहीं, ज़्यादा ही कमाएंगे, घर से दूर रह लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोनों ही सही है, ठीक है, सबकी अपनी अपनी प्रायोरिटी है। प्लस इसके साथ एक और छोटा सा रीज़न जो मेरा मर्चेंट नेवी छोड़ने का था, वो ये भी था कि आपने सुना होगा कि जब रफ वेदर होता है, जब बहुत ज़्यादा शिप हिलता है, रफ वेदर के अंदर बहुत ज़्यादा हवाएं चल रही होती हैं, थोड़ा बहुत तूफान आया हुआ होता है। तो मुझे क्या था, एक थोड़ी सी हेरिडिटी प्रॉब्लम है मुझे। जैसे हरियाणा रोडवेज की बसेस में या किसी भी रोडवेज के उसमें बैठता हूँ, या फिर नॉर्मल किसी के साथ ड्राइव, कोई और ड्राइवर है और मैं गाड़ी में बैठा, तो मुझे वॉमिटिंग लग जाती है। और ये चीज़ मेरे साथ शिप पे भी होती थी। तो हर 2-3 महीने में एक बार खराब वेदर तो मिल ही जाता था। मतलब एक बार, मतलब वो एक पैच चलता था, 5-5 4-4 दिन भी रहता था, कभी 2 दिन रहता था। तो मुझे उस टाइम पे बहुत ज़्यादा सर दर्द रहता था, और वॉमिटिंग वगैरह भी होती थी। तो शायद मैं थोड़ा सा एक्सेप्शनल ही था। होता तो एक बार तो ये सभी को है, लेकिन लोगों का ये चला जाता है, मेरा ये गया ही नहीं। मुझे आती रहती थी वॉमिटिंग। मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट मार लिया, दूसरा लगा कि दूसरे में चला जाएगा, दूसरे में फिर आई,
फिर लगा कि शायद तीसरे में चला जाएगा, तीसरे में फिर आई। तो मतलब हमेशा यूं प्रे कर करके जीना पड़ता था कि हे भगवान लॉन्ग सेलिंग मिल रही है तो मतलब कहीं पे भी रफ वेदर नहीं मिल जाए, आराम से निकल जाए, एक एक दिन यूं डर डर के काटना, तो वो भी थोड़ा सा एक मतलब अच्छा नहीं लगता था। मर्चेंट नेवी के अपने अलग फायदे हैं, इतना सारा पैसा इतनी छोटी सी उम्र में लगभग और कोई ऑर्गेनाइजेशन आपको नहीं देता, लेकिन मर्चेंट नेवी में आपको ये सब चीज़ें मिलती हैं। लेकिन मान के चलो, जहाँ तक मैंने ऑब्जर्व किया है, जितने मेरे बैचमेट्स थे, मेरे जूनियर्स थे, मेरे सीनियर्स थे, काफ़ी लोगों ने मुझे अप्रोच भी किया, बात है मुझसे पूछते थे कि भाई कैसे आप निकल गए मर्चेंट नेवी से, हमें भी आइडिया बताओ, कैसे कौन से आपने गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी की, थोड़ा हमें भी आइडिया दे दो। फिर मैंने थोड़ा बताया कि वैसे ऐसे इसमें एज रिस्ट्रिक्शंस भी होती हैं। मैं तो 25 में निकल गया, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट में एज ए किसी भी डिपार्टमेंट में सीजीएल के थ्रू इंस्पेक्टर बनते हो तो उसकी एज जो है वो मैक्सिमम 30 है। तो 30 से पहले आप मर्चेंट से भी छोड़ के सीजीएल में सिलेक्शन ले लो तो ले लो, उसके बाद आप गवर्नमेंट जॉब में तो एटलीस्ट नहीं आ सकते, कुछ और चीज़ें फिर आप कर सकते हो शिपिंग छोड़ के। तो मेरे लिए ये चीज़ें ठीक थी कि मुझे 25 की एज में ही मैंने डिसीजन ले लिया। काफ़ी बच्चे मुझसे पूछते हैं कि कैसे निकले, मैं उन्हें बताता हूँ तो उन लोगों की एज 30 हो चुकी है, 29 के हो चुके हैं, वो रिस्क नहीं ले सकते। एक अटेम्प्ट के लिए मतलब मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एटलीस्ट 2-3 अटेम्प्ट हो तो बंदा सोच भी सकता है कि चलो एक बार कुछ अनहोनी हो गई या किस्मत खराब थी तो सेकंड टाइम अपन मेहनत करके निकाल लेंगे। तो काफ़ी बच्चे पूछते हैं मुझसे, मतलब दे आर नॉट दैट हैप्पी, क्योंकि मर्चेंट नेवी में देखो बहुत सारे लोग तो आज भी जॉब सिर्फ इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। क्योंकि मर्चेंट नेवी छोड़ के वो जाएंगे कहाँ? कुछ एक लकी होते हैं जो मर्चेंट नेवी छोड़ना चाहते हैं और वो छोड़ भी पाए, जैसे उनमें से मैं भी एक था। तो हर कोई तो नहीं छोड़ना चाहता, कुछ लोग अपने एंजॉय कर रहे हैं, बढ़िया एकदम शानदार लाखों रुपए कमा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, मतलब शानदार लाइफ जी रहे हैं। लेकिन जो लोग छोड़ना चाहते हैं उनमें भी हर कोई नहीं छोड़ पाता। मतलब जब आप मर्चेंट नेवी छोड़ रहे हो तो उसके बराबर का भी आपके पास कुछ ऐसा सेटिस्फैक्टरी आपको करना पड़ेगा लाइफ में, जिसमें कि आपको कभी आगे आगे जाके रिग्रेट ना हो कि मैंने मर्चेंट नेवी क्यों छोड़ी। आप ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि मर्चेंट नेवी छोड़ के आप बस घर पे बैठ के खाली, तो कुछ टाइम का तो पछतावा आएगा। आपको कोई ना कोई जॉब तो चाहिए, और वो जॉब कम से कम इतनी सेटिस्फैक्टरी तो हो कि आप सोच सको कि हाँ चलो ठीक है ये भी बढ़िया है। तो ये कहा जा सकता है कि मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना जितना मुश्किल था, उससे ज़्यादा मर्चेंट नेवी छोड़ना होता है, क्योंकि ज्वाइन तो लगभग हर वो बंदा कर ही लेता है जो बहुत ज़्यादा डिटर्मिनेंट होता है कि हाँ मुझे ज्वाइन करनी है, तो कैसे भी करके बंदा फील्ड में घुस ही सकता है अगर उसके पास डायरेक्शन है सही, किस तरीके से जाना है उसको पता है और वो थोड़ा बहुत तो पढ़ाई कर लेता है। लेकिन मर्चेंट नेवी छोड़ना सबके बस की बात नहीं है। अगर मान लो 10 बंदों के दिमाग में आता है कि मुझे मर्चेंट नेवी छोड़ने हैं, तो शायद ही कोई 10 में से एक एक्चुअल में उसको छोड़ पाता होगा। मैंने भी काफियों के मुंह से सुना था, जब मैं कैडेटशिप कर रहा था तो मेरे एक थर्ड ऑफिसर थे, वो कहते थे कि मेरा लास्ट कॉन्ट्रैक्ट है, मैं इसके बाद नहीं आऊंगा मर्चेंट नेवी में। वो मुझे ऐसा कुछ एग्जाम्पल देते थे, ये बात है ये 2010 के आसपास ना, 2010 नहीं 2008-9 की बात है। तो वो मुझे कहते थे कि उनका कोई भाई है, वो ट्रक व्रक संभालता है अपने घर पे ये वो, और घर के घर में ही रहता है, वो भी बोले लाखों रुपए कमा लेता है। और मैं यहाँ पे आता हूँ समुंदर में, इतनी सेलिंग करता हूँ, 6-6 महीने घर से दूर रहता हूँ, तो मैं भी एंड ऑफ द डे उतना ही कमा रहा हूँ। क्योंकि मर्चेंट नेवी में सैलरी जो है वो सिर्फ तब तक मिलती है जब तक आप सेलिंग कर रहे हो। एक बार आप घर पे आ गए, छुट्टी काट रहे हो, तो छुट्टियों में फिर सैलरी नहीं मिलती। तो अब ये मान लो कि ऑन एन एवरेज अगर आप एक साल में 6 महीने सेलिंग कर रहे हो, और अगर लगभग आप 5-6 महीने घर पे रह रहे हो, तो आप मानो आपकी सैलरी तो वहीं हाफ हो गई, क्योंकि आपने आधे 6 महीने कमाए, आपके बाकी के जो 6 महीने हैं वो आप घर पे रहे। तो अगर आप मान लो आपकी तनख्वाह 3 लाख रुपए है, तो अब वो 1.5 के बराबर हो गई, क्योंकि 6 महीने तक 3 लाख, 12 महीने के 1.5 लाख के बराबर हो गई। या फिर मान लो आपकी सैलरी इसमें 5 लाख हो गई, तो आपकी वो, अब जब पूरे ईयर में आप उसको कन्वर्ट करोगे तो 2.5 लाख निकल के आएगी पर मंथ। तो वो कहता था कि मेरा भाई भी इतना ही कमा लेता है, 1 लाख के करीब हर महीने के कमा लेता है, मैं यहाँ पे शिप पे रह के 1.5-2 लाख कमा रहा हूँ, जो कि सिर्फ 6 महीने तक, वो पूरे 12 महीने के 1 लाख रुपए कमा रहा है। तो वो कहता था कि मैं भी शिपिंग छोड़ दूंगा। फिर मैंने देखा, जब मैंने नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट मारा, सेकंड, अब मेरा कॉन्ट्रैक्ट जो था कैडेट्स में, लकीली वही थर्ड अफसर मुझे फिर से मिल गए। तो मैंने देखा, सर आप तो मर्चेंट नेवी छोड़ने की बात कर रहे थे, वो नहीं छोड़ पाए, मतलब उन्हें नहीं कर पाए वो ऐसा कुछ जो कि मतलब मर्चेंट नेवी के से लगभग उतना ही सेटिस्फैक्टरी होता। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ, डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप मर्चेंट नेवी में आना चाहते हो तो ऐसा नहीं है कि मर्चेंट नेवी कोई बहुत खराब ऑर्गेनाइजेशन है, पैसा वैसा खूब मिल रहा है आपको, और इंसान सैलरी पाता है, मतलब जॉब करता है, वो क्यों करता है? पैसे के लिए तो करता है। ठीक है, अब वो बात अलग है आपको कितना पैसा चाहिए और कितनी फैमिली लाइफ चाहिए, उसका एक बैलेंस, वो अपने आप में एक अलग बात है। स्टार्टिंग में देखो, मर्चेंट नेवी के अंदर फैमिली लाइफ और पैसे का बैलेंस थोड़ा सा खराब है, आपको पैसा बहुत मिलेगा, फैमिली लाइफ काफ़ी कम मिलेगी। फिर इंसान चाहता है कि पैसा चाहे थोड़ा कम हो जाए लेकिन फैमिली लाइफ थोड़ी ज़्यादा हो जाए। तो अगर आप इस चीज़ के साथ थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो तो मर्चेंट नेवी इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑर्गेनाइजेशंस। आप इसमें बहुत अच्छी ग्रोथ कर सकते हो। आप डीएनएस का कोर्स करो, 1 साल का, कंपनी की स्पॉन्सरशिप लो, आपकी लाइफ सेट तक कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप जीपी रेटिंग का कोर्स भी करते हो तो किसी अच्छे कॉलेज से करो, जैसे टीएस रहमान एनओसी है, वहाँ से फिर आप जीपी रेटिंग के थ्रू फिर कंपनी में जाके फिर आप आगे ओएस या फिर एबी बन के फिर आप थर्ड ऑफिसर बन सकते हो, फिर आगे एग्जाम्स क्लियर करके आप आगे भी प्रमोशंस ले सकते हो। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, टाटा, टेक केयर, बाय बाय।